नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग हम लोग जानेंगे एक ऐसी कंपनी को लेकर के जो कंपनी अपनी चर्चा में हमेशा रहता है। और चर्चा में रहने के पीछे कारण भी यही है, जो कंपनी एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है और जब गिरती भी है, गिरने का मतलब ये है जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है तो ट्रेंडिंग वही कहता है जो हमेशा अपर साइड के लिए खोल। तो चलिए जानेंगे केसी इंटरनेशनल को लेकर के, कंपनी को लेकर के। जो कंपनी 7+ डिकेड से कंपनी कामकाज करती है, फुटप्रिंट इन दैट 110 कंट्री में इसका कारोबार है। कहते हैं 300+ द ऑनगोइंग्स प्रोजेक्ट है इनके पास, और इसके अलावा US डॉलर में 2.4 मिलियन बिलियन ग्लोबल ईपीसी मेजर की बात करती है। साथ में इनके पास जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात करें, उसमें देखा जाए कंपनी को लेकर के जो हैप्पीनेस स्कोर इनके पास कहती है 7,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय है कंपनी में। और करीब करीब कहती है जो 40+ नेशनलिटीज़ को लेकर के कंपनी कामकाज की है, चाहे वो इसमें देखा जाए कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हो, सिविल को लेकर के, अर्बन इंफ्रा को लेकर के, रेलवेज, ऑयल एंड गैस एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड केबल पे कंपनी का कामकाज है। अब यहाँ पे देखा जाए कंपनी अलग अलग सेक्टर में, चाहे डाइवर्स पोर्टफोलियो ऑफ द ऑफरिंग की बात करती है, जहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन से लेकर के फैक्ट्री से लेकर के रेलवेज ब्रिज, और रेलवे ब्रिज के अलावा देखा जाए तो डिफेंस सेक्टर तक में कंपनी इन्वॉल्व है, चाहे वो वेयर हाउस की बात करें या फिर सोलर सेक्टर की ही बात क्यों ना करें। कंपनी अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज कार्यरत रही है, जिसका नाम है केसी। जो कि ग्रुप की बात करें तो ये बड़ी ग्रुप से बिलोंग करती है। इसकी बात करें तो इसमें निकल के आती है पोर्टफोलियोज़ के अंदर, कहती है तो इस ग्रुप के अंदर देखा जाए तो कहती है आरपीजी इंटरप्राइजेस जो ग्रुप्स हैं उनकी 1979 में कंपनी बनी थी। ग्रुप के बाद फाउंडेड किया था। उसके बाद इसमें कंपनी में एसी का नाम है, एपीएस मेजर प्रोजेक्ट लीड करती है। किड्स वन ऑफ द मेजर लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर्स है। इसके बाद जेनशार की बात करती है जो कि आईटी एंड डिफेंस सेक्टर के लिए शायद कंपनी कामकाज करती है। इसके अलावा आरपीजी लाइफ साइंस है, डिकेम्स आरपीजी, और इसके अलावा और लार्जेस्ट रबर्स उद्योग के अंदर भी कंपनी का कारोबार करती हुई नज़र आई है। तो चलिए थोड़ा सा ग्रुप के बारे में हमने देखा और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में हमने यहाँ पे अच्छे खासा उन्होंने प्रेजेंटेशन दे रखा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात कर रखा है, जहाँ पे ये कंपनी कह रही है कि अभी रिसेंटली की बात करूँ तो 24-25 और रिसेंटली जो 24 का डेटा आया था उसमें क्यू और क्यू की जब बात करें या वाई की बात करें, उन्होंने अपनी स्टैंडअलोन डेटा और कंसोलिडेटेड डेटा को साझा किया है। लेकिन शायद क्यू और क्यू का उन्होंने शायद कंपेयर करके नहीं दिखाया, जो कि शायद होना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने केवल वाई को कंपेयर करके ही दिखाया नज़र आता है। चलिए हम इस कंपनी के लेकर के समझते हैं, जहाँ पे इनकी ऑर्डर्स बुक की बात करती, काफ़ी सारा ऑर्डर्स हैं इनके पास, चाहे YTD के हिसाब से देखा जाए या फिर 2024-25 के हिसाब से। इनका मल्टी डिकेट्स अपॉर्चुनिटी की बात कर रही है कंपनी। और इसके अलावा कंपनी की बात करें, कहती है जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स एंड सस्टेनेबिलिटी की बात करती नज़र आती है। बड़ी सी लंबा चौड़ा नहीं है, इतना नहीं जाएंगे, हम चलते हैं सीधे सीधे मार्केट की तरफ, और मार्केट इसके बारे में क्या कहना चाहता है। चलिए हमारे देखने को ये मिल रही कंपनी के पास जो फिलहाल अभी गिरावट है, उसकी सिचुएशन को हम गोल्डन रूल की तरफ चलेंगे। इसको हम कहते हैं मार्केट को लेकर के गोल्डन रूल। मार्केट की गोल्डन रूल ये कहता है, तो मार्केट में एक ट्रेंडिंग के व्यू से ही चलना चाहिए, चाहे ट्रेंडिंग किस तरह संकेत देता है। कहते हैं ना, एक नदी में जब धारा चलती है तो उसी में उसको रोकने के प्रयास शायद नहीं होती है, उसको जब बॉटम पे जब आती है तभी वहाँ से किया जा सकता है। तो गोल्डन रूल पे हम बाद में चर्चा करेंगे। चलिए बुक वैल्यू कहता है 159 रुपये के आसपास, इंट्रेंसिक वैल्यू 270 के आसपास, फिलहाल जो करंट प्राइस है नियरली 950 के आसपास, जो कि हायर टू हायर करीब 1040 तक गया था। लोअर की बात करें तो 550 नंबर इनका एकदम एकदम सटीक नंबर बैठता है। यदि कंपनी में भीड़ का आकलन करें इस स्टॉक को खरीदने को लेकर के, तो देखा गया कि करीब इंडस्ट्रियल में बाकी कंपनियों में यदि 55 गुने की भीड़ है अर्निंग प्राइस पर शेयर के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पे 62 गुने की भीड़ कहता है, जिसकी वजह से ये प्राइस कहता है। और यहाँ पे भीड़ कंपेयरिंग विद द इंडस्ट्रियल, वहाँ से थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा है, जिसको कहता है कि कंपेयर, यदि इंडस्ट्रियल की बाकी दुकानों से कंपेयर करें, यहाँ कहते हैं कि ओवर वैल्यूड स्टॉक्स की कैटेगरी में आता है। लेकिन कुछ और संकेत तो नहीं देता है, जिसके लिए हम देखें तो डेट टू इक्विटी के बारे में क्वालिटीज़ कहता है 0.97 का,
करंट रेशो कहता है 1.1 का। रिजर्व की आरओसी करीब 16% और आरओई की बात करें तो केवल और केवल 8.5% के आसपास अटकी पड़ी। जबकि डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड 0.42% के आसपास है। मार्केट कैप भी करीब 24,000 करोड़ से हायर कहता है। यहाँ पे मार्केट में प्रमोटर्स की होल्डिंग और नंबर ऑफ शेयर देखा है तो करीब 25 से ज़्यादा का नंबर कहता है। फिलहाल प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 6 के आसपास 600% की जंप कर चुकी है फ्रॉम द बुक वैल्यू से। अब सवाल आता है क्या स्टॉक की जो सिचुएशंस हैं आगे चल करके क्या ये 1200 से लेकर के और हायर टू हायर 1500 पॉसिबिलिटी है जाने को लेकर के। दोस्तों ये जो मैंने अमाउंट्स ये जो कहा है, जो नंबर कहा है, ये नंबर कहीं ना कहीं से लिंक करता है, इसलिए हमने कहा है इस नंबर के पीछे समझेंगे आखिर ये सस्टेनिटी कहाँ पे करने वाली है और कहाँ तक भाग सकती है, इसके कंक्लूजन की तरफ चलेंगे। उससे पहले दोस्तों मैं कोई आपको ट्रेडिंग की बात, कोई एडवाइजरी की बात नहीं करता हूँ। आई एम नॉट ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स फॉर स्टॉक्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ओनली एज ए लर्नर इन द मार्केट और बिजनेस और फाइनेंस को लेकर के। जहाँ पे यदि हमारी आपको लर्निंग अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रमोट करने के लिए ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे बेटर लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन ही हम लेके आते रहते हैं। चलिए जहाँ पे जानने के प्रयास करेंगे पीयर्स को लेकर के। पीयर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पे पीयर्स में केवल 2 कंपनी को रखा गया है। इसीलिए जो हमने यहाँ पे देखा ना, जो उनकी कई बार हम कहते हैं कि जो सेक्टर का पी है ना, वो काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि अच्छा शायद गलत तो उन्होंने अपडेट नहीं कर दिया है पीयर्स के हिसाब से। ये कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, ऑपरेटर का कामकाज है। ट्रांसमिशन लाइन, टावर एंड इक्विपमेंट का कामकाज यहाँ पे कहती है इंडस्ट्रियल के अंदर। क्या इस इंडस्ट्री में केवल 2 ही कंपनी का कामकाज करती है? जब हम बीएससी के ऊपर देखेंगे हमारे सामने निकल के आएगी, हो सकता है ज़्यादा कंपनी और एनएससी कुछ और कंपनी का भी जिक्र करता हो सकता है। जहाँ पे हम इसके पीएस कंपनी की तरफ चले हैं जो कि बीएससी कहता है, बीएससी के सेगमेंट वाइज के हिसाब से, तो यहाँ कहता है कि एल एन टी है, आरवीएनएल है और कपिल जैसे कंपनी शामिल है। जबकि एनएससी भी कुछ ना कुछ डेटा लेके आई होगी और एनएससी का डेटा जो होता है वो होता है कंपेयरिंग विद द रिवेन्यू मॉडल के बेसिस पे, आखिर कौन सी कंपनी कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है, कितना सारा रिवेन्यू है उनके पास। यहाँ पे 24 का डेटा कहता है। पीयर्स की तरफ देखा है तो पीयर्स में के लार्सन टोब्रो रेलवे विकास निगम लिमिटेड, एनसीसी और केसी जो लिमिटेड है ये इंटरनेशनल है, इनको इसी कैटेगरी के अंदर रखा गया है, जो कि मेजर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट को लेकर देखने को मिलती है। चाहे हम कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ देखें या फिर स्टैंड लोन डेटा की तरफ देखें, दोनों हमने एक नज़र में समझने का प्रयास किया। अब इसीलिए हमने यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से भीड़ का क्या आकलन करके, भीड़ का आकलन शायद गलत करके रखा हुआ है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ चलते हैं और ये हम समझने की प्रयास करते हैं जाके इनकी क्वालिटीज़ क्या है इस कंपनी को लेकर। तो यहाँ पे देखा गया कि कंपनी का जो रिवेन्यू मॉडल है वो दिन बाय दिन क्या हो रही है, दिन बाय दिन जून से लेकर के दिखा जो ग्रोथ था, लेकिन मार्च से लेकर के क्यू और क्यू में पिटती हुई नजर आई थी। जबकि प्रॉफिट का आंकड़ा ये कहता है कि यहाँ पे लगातार जो ग्रोइंग कैटेगरी में आ रही थी वो मार्च तक तो अच्छी खासी उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, लेकिन करंटली सिचुएशन में उतने ज़्यादा प्रॉफिट उन्होंने बुक नहीं किया है। जो कि हम परसेंटेज वाइज देखें तो शायद ये लगता है कि कंपैरिजन विद द पिछले जून से लेकर के जून का और अभी प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी को, इसमें क्या निकल के आई, जो ये करीब करीब जो रिवेन्यू मॉडल था उसमें उतनी बड़ी 6% के आसपास, एक्सपेंसेस नियर अबाउट न्यूट्रल रहा और बाकी जो सिचुएशन थी उसमें क्या कहती है रिवेन्यू से लेकर के बाकी सारी चीज़ों में अच्छी खासी यहाँ पे जंप देखने को मिला था। ये इसके क्या कहते हैं, ये कहते हैं इनको लेकर स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात करती नज़र आ रही है। चलिए हम समझने के प्रयास करते हैं ईयर ऑन ईयर डेटा बेसिस इसके बारे में क्या कहती है। दोस्तों मेरी कर्सर थोड़ा सा काम ठीक से नहीं कर रहा है, हो सकता है मैं ट्राई करता हूँ आगे चल के कुछ बड़ी अच्छी पेन टैब का यूज करूँ जो उससे कि समझना में थोड़ा सा और आसानी हो सके। चलिए समझने की प्रयास करते हैं और यहाँ पे देखा जाए कंपनी को लेकर के तो जून मार्च तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का ग्रो लेवल जो था वो लगातार इंक्रीज करती हुई जा रही है। इसमें कोई कमी देखने को नज़र नहीं है, चाहे वो 12 महीने के डेटा हो। और प्रॉफिटेबिलिटी साइड में हम देखें तो इसके बारे में प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिलता है कंपनी के पास अच्छी खासी प्रॉफिट कब का था, जहाँ पे 566 करोड़ तक का प्रॉफिट बुक किया था, वो पीरियड था 2020 का। 2020 के बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं हुई क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या हुआ,
एक लंबी सी गिरावट देखने को मिला है टाइम टू टाइम। जितना इन्होंने रिवेन्यू को ग्रोथ किया ना, अपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को उतना ही गिरावता हुआ नज़र आया। और इसमें हमने ये देखा कि परसेंटेज वाइज यदि हम इसको रिवेन्यू मॉडल का देखें, रिवेन्यू मॉडल तो ठीक ठाक है, लेकिन क्या कहता है 15% बढ़ती है। और बाकी सारी चीज़ों में देखा गया कि नेट इनकम भी 97% के आसपास जंप करती है। किसके हिसाब से? ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो कि पिछले साल के डेटा से कहता है। अब देखिए 23 और 24 का डेटा यदि हम सामने देखें, हमारे समझ में क्या आई? तो यहाँ कितना था, काफ़ी कम हो गया था 173 के आसपास, लेकिन कंपनी इससे पहले भी 553 566 करोड़ या 500 के आसपास की से ऊपर का उन्होंने कारोबार कर चुका है। तो मतलब यहाँ पे इनकी ट्रेंडिंग थोड़ा सा रिवर्सल हुआ था, फिर यहाँ से उन्होंने अपनी ट्रेंडिंग को मूवमेंट ऊपर करती हुई नजर, जहाँ पे यहाँ पे इनके पास अदर सोर्स में एक गिरावट भी देखने को मिला था, उसको हम समझ। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट आउट लिया था, जहाँ पे हमने कुछ हाईलाइटेड किया था। हाईलाइटेड करने के पीछे क्या था, तो हम R2R पे ध्यान देते हैं दोस्तों में, रिस्क टू रिकंसलेशन, रिस्क टू रिवार्ड के ऊपर ध्यान देते हैं। जहाँ समझना थोड़ा सा क्या होगा, हम आपस में रिकंसाइल करके देखते हैं जिनका जो रिवेन्यू मॉडल ये कहता है, जहाँ पे हमने कहा क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का देखा या वाई ओ वाई बेसिस का देखा, तो इसमें इसी हिसाब से यदि हम चार्ट का आकलन करें, हमारे सामने चार्ट क्या दिखता है? हमारे सामने चार्ट दिखता है जो लगातार स्टॉक में क्या हो रही है, स्टॉक में लगातार क्या हो रही है, ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर दिख रही है। जहाँ पे देखा जाए फिलहाल कुछ ट्रेडिंग सेशन से इसमें गिरावट था, लेकिन बीच में इन्होंने एक सेम प्राइस जोन के आसपास कई दिनों तक कामकाज किया है। इसका देखिए इनकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के आसपास कई दिनों तक उन्होंने कामकाज किया है। इसके अलावा की बात करूँ तो यहाँ भी सेम उन्होंने देखने को मिली थी, जबकि सेम प्राइस जोन के आसपास कई दिनों तक इनकी प्राइस रेंज कामकाज करती नज़र आई है। और यहाँ भी इनका सेम फिगर और थोड़ा सा चलता नज़र आता है। और जब भी इस तरह की चीज़ें निकल के आई ना, मार्केट कई गुने की रफ्तार से यहाँ पे बढ़ती नज़र आती है। जो हमने हमेशा देखा जाए, यहाँ से देखा जाए या फिर हमने यहाँ से देखा जाए या फिर हमारी सिचुएशन, यहाँ पे थोड़ा सा इनका क्या चल रहा था, थोड़ा सा प्रेशर था कि डिविडेंड को लेकर मार्केट में दूसरा सेंटीमेंट बन जाती है कि डिविडेंड के बाद अक्सर मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिल जाती है कई दफ़ा। जहाँ पे हमने इसको कंपेयर करने का प्रयास किया था, अब चलते हैं समझने के प्रयास करेंगे बैलेंस शीट फिगर को लेकर के आखिर इसमें क्या क्या था। बैलेंस शीट फिगर में देखा जाए कि बोरोइंग्स पार्ट को लेकर देखें, हमारे सामने निकल के आती है जो इनका जो रिवेन्यू बोरोइंग्स था वो लगातार इंक्रीज करती जा रही है। आखिर इंक्रीज करने के पीछे का क्या कारण हो सकता है, खास करके 2018 के बाद? तो इनका यूटिलाइजेशन कहाँ कर रही है, तो क्या उनका पैसा कहीं खर्च तो करती होगी ना, जहाँ पे 300 करोड़ का डेवलपमेंट किया है, लिया है। यहाँ पे देखा गया इनके पैसे कहाँ पे जा रही है, सबसे ज़्यादा पैसा इनका अदर एसेट्स के अंदर कन्वर्ट होती नज़र आती है। अदर एसेट्स की बात करें तो इसमें टोटल हम इसको देखें तो 10-13 हज़ार का लाइबिलिटीज़ कहता है, और 17 हज़ार तो इनके पास ये पड़ा हुआ है। इसमें यदि हम एसेट्स की तरफ को आकलन करें तो हमारे सामने ये निकल के आते हैं कि 4 हज़ार करोड़ के आसपास मार्केट में इनके उधार भी लगा हुआ है। और इसके पीछे हमें जानना जरूरी ये होगा तो आखिर इसमें कितना रिस्क बनता है। क्या इसको डम्मी तो बुक नहीं कर दिया गया, जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट देखा, आईपीएस देखा, जिसकी वजह से भीड़ देखा? इसके लिए क्या करना जरूरी है, जिनके क्लाइंट कौन है, क्लाइंट के साथ साथ इनके कारोबार में कितनी परसेंटेज की मार्केट में रिस्क रहता है, कितनी परसेंटेज कितने दिन के लिए रहता है। तो यहाँ पे दिन को लेकर कहती है कि इनमें 76 दिन का रहता है, कोई भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कंस्ट्रक्शन और इस कंपनी में 6 महीने तक पैसे लगे रहते हैं। जबकि यदि प्रॉफिट के आंकड़े से देखें तो इसमें समझ में आती है कि 4100 करोड़ के हिसाब से यदि यहाँ पे प्रॉफिट को देखा जाए तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी कम देखने को मिला, जहाँ पे 18 हज़ार करोड़ में 4100 करोड़ में मैं एवरेज लेता हूँ नियर अबाउट राउंड ऑफ के हिसाब से। तो यहाँ पे कहता है कि 18 हज़ार करोड़ के हिसाब से मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ 18,560 करोड़, और एक नंबर लेता है 4100 करोड़, तीसरा नंबर लेता हूँ मैं 347 करोड़। इन तीनों नंबर को देखिए और समझिए, जो टोटल सेल्स किया इतने का, मार्केट में उधार लगा है इतने का, और इनका पैसा प्रॉफिट बुक कर इतने का। जिस प्रॉफिट में यदि हम अदर सोर्स ऑफ इनकम को भी देख मान लें तो 56 करोड़ इसमें से माइनस कर दें तो शायद मैं कर सकता हूँ कि ये करीब 290 करोड़ के आसपास ले लेता हूँ इसको। 290 करोड़ के आसपास के डेटा को देखा जाए, इसके बारे में सोच क्या बनती है, परसेंटेज क्या कहता है, और ये परसेंटेज को ज़रूर ऑब्जर्वेशन करना चाहिए किसी भी कंपनी को लेकर, चाहे कंपनी छोटी हो कंपनी बड़ी हो,
या पेनी हो या मल्टीबैगर हो, क्योंकि ये उनकी रिस्क को दर्शाता है। अब जहाँ पे हम देखें बैलेंस शीट फिगर को, तो हमारे लास्ट 6 महीने के बैलेंस शीट यहाँ पे देखने को मिला था। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस के बैलेंस शीट को फिगर आउट कर समझे तो यहाँ पे जो एसेट्स की पार्ट थी उसमें लगातार ग्रोथ थी, उसी लेवल से जो एसेट्स की पार्ट ग्रो होना था उसके हिसाब से जो लायबिलिटी की पार्ट थी वो भी सेम रेशियो से बढ़ती नजर आई है। तो ये कुछ आंकड़ा कहता है जबकि नियर अबाउट द 10% के आसपास ही कहता है। अब समझने वाली बात होगी इस स्टॉक को लेकर के जाके निवेशक क्या सोचते हैं और लेटेस्ट सेंटीमेंटल इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए लेटेस्ट सेंटीमेंटल में क्रेडिट रेटिंग का अपडेट आया था, जिसको लेकर के कुछ अपडेट ये आया हो जिसको सेंटिमेंटल की अपडेट के तौर पे देखा जा सकता है। क्या कंपनी के पास जो कामकाज है उसमें क्या वो पेमेंट करने लायक है नहीं है। तो कंपनी के पास लॉन्ग टर्म करीब 3,000 करोड़ का लोन की बात कर रही हैं जो कि, और शॉर्ट टर्म में कहती हैं बैंक फैसिलिटी करीब 15,000 करोड़ से ज़्यादा का है। तो यहाँ पे कहती है इन्होंने जो क्रेडिट रेटिंग है उन्होंने कहा कि A+ को सस्टेन रखा है, उसमें कोई नहीं दिखा है। कहती है रेटिंग्स एक्शन में कहती है कि डाउनग्रेड फ्रॉम द जो कि माइनस था, AA- था, निगेटिव उसको क्या किया है, निगेटिव किया है। इसके अलावा इन्होंने ये बेसिक रेटिंग की बात किया, एक्शन इनको एक्टिंग की बात करती नज़र आई है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमारे पास दूसरे रेटिंग एजेंसी से भी हमने केयर का भी लिया था, केयर का भी हमने निगेटिव ही यहाँ पे रेटिंग एक्शन की बात उन्होंने कहा है। और इन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी इन्होंने लिख रखा है। मैं इस पर डीपली नहीं जाऊंगा, टोटल एक नज़र डालते हैं। देखिए कंपनी को लेकर कहती है कि इनका टोटल जो इनकम्स रहा वो करीब 17,023 के था, 19,000 के आसपास मार्च में, 24 में होता है। करंट करंट क्वार्टर में करीब करीब देखा गया करीब 4,500 करोड़ के आसपास का आंकड़ा कहता है। और इसमें बीटा और बीटा की बात उन्होंने कहा है और सारे अलग अलग लोन फैसिलिटी को लेकर कहा है, फिक्स नॉन फंड बेस्ड की बात कहा है, जो कि इनकी रेटिंग स्टोरी को हिसाब से चेंज करती नजर आई है। इनका सेंटिमेंटल ये था। सेंटिमेंटल के बेसिस पे क्या, यहाँ पे गोल्डन रूल की चर्चा करेंगे, जो गोल्डन रूल्स के बारे में क्या कहती है। जहाँ पे थोड़ा सा हमने क्या देखा तो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस इसमें क्या कर रही है, एक गिरावट की भाव बात कर रही है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को और समझना ज़रूरी है। क्या स्टॉक जो पुराना टाइमिंग की डेटा थे क्या उसको रिकॉर्ड तोड़ दिया, कहते हैं हाँ बिल्कुल, जो उनका था उनको बिल्कुल ही गैप अप कर दिया। इसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, गैप अप के साथ डाउन साइड देखने को मिला, ऊपरी सतह से केवल नीचे गिरने की संकेत देता है। तो आखिर इसमें क्या सस्टेनिटी बनेगी, इसके लिए गोल्डन रूल हम समझेंगे। उससे पहले निवेशक की तरफ समझें, इसके बारे में निवेशक क्या समझना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, निवेशक की देखा है तो यहाँ पे FI/DI की तादाद काफ़ी अच्छी है कंपैरिजन विद द पब्लिक। पब्लिक से ज़्यादा जो है वो DI की तादाद है, और DS कम आधा के आसपास FI की तादाद है। और यहाँ पे हुआ क्या, कुछ अपडेट्स ये निकल के आए जो इनके पास नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं कंपनी में लगातार बढ़ी है। जहाँ भीड़ क्या कह सकते हैं कि इस स्टॉक को लेने के लिए 1 लाख लोग की पोर्टफोलियो में था, वो अब धीरे धीरे क्या हो रही है डिमांड बनी है। और डिमांड के साथ साथ एक 25 के आसपास का जाडेड का लिस्ट निकल के आ गया, जहाँ पे लोग यहाँ पे इन्वेस्टर्स बने हुए थे 30 जून की डेटा के बेस। इसमें और क्या कुछ कहता है, जहाँ पे एनालिसिस की पार्ट या प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखा जाए तो कंपनी कहती है, तो हमने प्रॉफिटेबिलिटी एंड द समरी में नियरली के देखा गया कि सेल्स लगातार ग्रो करती है नियरली 10% से ज़्यादा का, चाहे वो 10 साल के डेटा हो या फिर 1 साल की डेटा हो। प्रॉफिट ग्रोथ उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन लास्ट 1 साल में अच्छी खासी हुई है। स्टॉक प्राइस CGR इसी के अकॉर्डिंग बढ़ती नजर आती है, किसके हिसाब से, केवल सेल्स के अकॉर्डिंग। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी भी नियरली 10% से के आसपास ही घूमती नजर आई, जो कि एक एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी कहा जा सकता है। अब समझिए इस कंपनी को लेकर के जो सेंटिमेंटल के साथ चार्ट, टेक्निकल चार्ट में कुछ पॉइंट में लेता हूँ, जो कि ट्रेंडिंग की बात करूंगा। ट्रेंडिंग क्या कहता है दोस्तों, देखिए ट्रेंडिंग की बात ये करता हूँ गोल्डन रूल के साथ साथ। जो मार्केट में एक कहावत है, जो लोअर टू लोअर को जब कोई स्टॉक अपनी सब पेस बनाए बार बार, उसको कहते हैं सपोर्ट लेवल। और हायर टू हायर का जब भी उन्होंने तोड़ दिया, तो हायर टू हायर को देखा है तो इन्होंने तोड़ेगा तो मार्केट कहते हैं उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। फिलहाल इनकी यही, इससे पहले भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिला था।
ऐसा नहीं था एक ही बार देखने को मिला था, इससे पहले भी कई दफ़ा इसमें इस तरह की चीज़ें देखने को मिला है। मैं कोई भी इंडिकेटर की यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप चाहे जितना भयंकर इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं। समझने वाली बात है इसमें गोल्डन रूल को लेकर के, मार्केट में जिन लोगों ने यहाँ पे लिया या यहाँ पे लिया या यहाँ पे लिया, उनके लिए क्या बना, और जिन लोगों ने यहाँ पे लिया उनके लिए क्या बना। अब समझिए यहाँ पे की बात, और निवेशक के रिटर्न की तरफ भी देखेंगे और उसमें निवेशकों को मिला क्या, उसके बाद एक नज़र हम गोल्डन रूल की तरफ आते हैं। देखिए 6 महीने में निवेशकों को करीब 44% का उछाल दे चुका है कंपनी। एक साल में 42% का, और पिछले 5 साल में 245% के उछाल के साथ कंपनी ने कारोबार किया है। और देखिए 5 साल के डेटा की तरफ देखें तो लगातार क्या किया इन्होंने, ब्रेकआउट किया। इसको ब्रेकआउट कहते हैं कि लगातार अपने पुराने हिस्टोरिकल डेटा को यानी तोड़ दिया हो, उसको ब्रेकआउट कर दिया। इससे पहले भी देखने को मिला था कि ब्रेकआउट हुई थी, ये हर समय पे ब्रेकआउट करती हुई नजर आ रही है। ये इसका क्या कहता है, सेंटिमेंट्स अपडेट। जबकि कंपैरिजन करेंगे इसको सेक्टर वाइज में, तो सेक्टर वाइज भी कुछ ना कुछ हमारे नज़र में संकेत देता होगा। और वो ये कहता है कि कंपनी के पास जो सेंसेक्स के हिसाब से, बीएसई इंडस्ट्रियल के हिसाब से लगातार क्या था, एक कंपैरिजन टू द अदर बीएसई को लेकर के देखा तो यहाँ पे एक अच्छी उछाल देखने को मिला था। कंपनी कई बार उसने गिरावट भी देखने को मिला है, कई बार इसको इंडस्ट्रियल के हिसाब से उन्हें अच्छी परफॉर्मेंस भी करती नज़र आई है, तो ये ऐसा देखने को मिलता है। अब सेगमेंट वाइज एक जानना जरूरी है कि क्या कि आखिर किस सेगमेंट से कितना इनकम इनके पास आता है, और वो ये कहता है कि सेगमेंट वाइज यदि होगा तो ठीक है, नहीं है तो नहीं। सेगमेंट वाइज कुछ नहीं था। अब आते हैं हम गोल्डन रूल की तरफ, जहाँ पे हमने कहा था कि क्या मार्केट जो प्राइस था वो कितने के आसपास हमने कहा था, याद है आपको? हमने कहा था 1200 से लेकर के 1500 तक। 1200 से लेकर के 1500 तक की पॉसिबिलिटी है। तो देखिए चार्ट का आंकड़ा तो यही लगता है, लगातार जो ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर है तो उसमें लगातार बढ़ सकती है। जहाँ पे वॉल्यूम में उतनी ज़्यादा अभी इंटरेस्ट नहीं है, लोग इतना ज़्यादा खरीदने बेचने के लिए उत्सुक नहीं बने हैं। अब गोल्डन रूल्स के बारे में सुनते चलिए, और वो ये कहता है जो आप जिस भी पोजीशन पे हैं, जहाँ भी है, जहाँ भी आपने लिया है, यदि आप शॉर्ट पोजीशन के लिए हैं या लॉन्ग पोजीशन के लिए, आपको खुद का देखना पड़ेगा। आपकी खुद की मोटिव्स क्या है, क्या टर्म को लेकर के है, ग्रो को लेकर के, स्टॉक को लेकर के है। इन दोनों को जब भी देखा जाए तो आपकी खुद की फाइनेंशियल रिस्क के हिसाब से देखा जाए, आप कितने परसेंट की फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं। यदि 10% के रिस्क आप लेते हैं और 10% के रिस्क के साथ टर्म भी देखा जाए, चलो ये 2 दिन में गिर जाए या 1 महीने में गिर जाए, 4 महीने में गिरे, तो कई बार इसी चीज़ों को आंकड़ा करके देखना होता है, क्या उसी लाइन में वो लगातार चलती है और गिरती है तो फिर क्या देती है। और साथ में एक एशल को भी रखना पड़ेगा माइंड में। और जब भी हायर टू हायर मिले तो उसको क्या करना चाहिए, कट करके फिर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, दोबारा एंटर करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो में रह जाता है, उसमें ग्रोथ नहीं बनती है। जब तक आप इसको कट नहीं करेंगे किसी भी पोजीशन को लेकर के, तब तक ग्रोथ बनना, प्रॉफिट बार बार बुक करना कहाँ से पॉसिबल है। तो ये हमने जानने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के। दोस्तों मैंने किसी भी स्टॉक को लेकर कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी नहीं दिया है कि आप खरीदो या बेचो या होल्ड करो। हमारी लर्निंग में आपको यदि इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह की लर्निंग्स को लेकर के आप इसको ज्वाइन बटन करके क्लिक भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों। मिलते हैं कुछ नए स्टडी के साथ, नई कंपनी के साथ, नई कंसेप्ट के साथ, जहाँ पे कुछ हम नई सीखने की उम्मीद के साथ आएंगे।